हेलो एवरीवन। हिमांशु जैन हेलो। हाँ बोलिए सर, सर। आपसे बात करना चाह रहे थे आप। है ही नहीं सर। नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या था, मैं थोड़ा सा घर में काम चालू हो गया था अचानक, तो उसकी वजह अच्छा। से मैं थोड़ा सा है ना दूर हो गया था। मतलब जो मीटिंग कनेक्ट ही था, लेकिन मैं पास में नहीं था मोबाइल के, बस। चलो तो ओके। मेरा बोलिए। यहाँ पे मैंने सभी को कनेक्ट कर लिया है। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है मेरा। तो जो हमने टॉपिक विदाउट स्कीमेटिक कवर किया विन सर्किट से रिलेटेड, पी चैनल का कॉन्सेप्ट, एन चैनल का कॉन्सेप्ट, उसे हम डायग्राम के अंदर थोड़ा स्टडी करेंगे कि डायग्राम में किस तरीके से है। क्योंकि रिपेयरिंग करते समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर किसी के हाथ में लैपटॉप का मदरबोर्ड है, खासकर प्रेशर के हाथ में, तो जब बोर्ड हाथ में आता है तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि इसका डायग्राम है या नहीं। और अगर डायग्राम है तो उसका विन सर्किट किस तरह से डिजाइन किया गया है, तो उसे हम देखेंगे। मैं किसी भी मदरबोर्ड का एक डायग्राम ओपन कर लेता हूं और आपको पहले डायग्राम का ओवरव्यू दे दूंगा। जैसे कि मेरे पास एक डेल का मैंने 1558 जो कि फर्स्ट जनरेशन का बोर्ड होता है, और वो फर्स्ट जनरेशन है या नहीं कैसे पता चलेगा, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि सीपीयू का जो ब्लॉक होता है, जैसे कि ये पूरा इमेज देख सकते हैं जो कि ब्लॉक डायग्राम का है, इस पेज को कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। इस ब्लॉक डायग्राम में ये मेरा एक सीपीयू है और ये मेरा पीसीएच है। तो आप सभी को पता है कि इसे हम पीसीएच आर्किटेक्चर लैपटॉप मदरबोर्ड कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि ये फर्स्ट जनरेशन का है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंडेल। अरेंडल का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन। ये मैंने आपको लिखवा भी रखा है और आप सबको पता होगा ये फर्स्ट जनरेशन है। और इसके बारे में मैंने एक बार डिस्कस किया था कि ये क्या होता है कि जो लैपटॉप में जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी सिग्नल है, वोल्टेज है, डिवाइस है, उनको कंट्रोल करने का काम किसका है, वो हमें इस पेज के द्वारा पता चल जाता है। जैसे कि मेरा यूएसबी कनेक्टर अगर देखो आप, तो यूएसबी कनेक्टर का जो कंट्रोल है वो पीसीएच के कंट्रोल में है। मेरा जो रैम स्लॉट होता है, जहाँ पे आप अपनी रैम इंसर्ट करते हो, रैम स्लॉट, उसको कंट्रोल करने का काम मेरा सीपीयू का है। तो इस पेज से हमें यही अंदाजा लगता है, पता चलता है। इस पेज का एक नाम है। उसको देखने के लिए आपको क्या है, स्कीमेटिक का हमेशा राइट साइड के कॉर्नर साइड में, लेफ्ट साइड के कॉर्नर साइड पे लिखा रहता है जिस पेज पे जिस चीज के बारे में बात की गई है। जैसे कि ये पेज नंबर 1 है और इस पेज नंबर 1 पे ये जो है आप डिजाइन देख रहे हैं, इस डिजाइन का क्या नाम है वो आपको लेफ्ट राइट हैंड के कॉर्नर पे आपको पता चलेगा टाइटल के अंदर। तो यहाँ टाइटल लिखा है और टाइटल में लिखा है स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम। मतलब इस पेज का नाम होता है ब्लॉक डायग्राम। तो आप देख लो और आप हमेशा याद रखना कि इस तरह से जो इमेज आता है इसे कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। पूरे मदरबोर्ड का एक ब्लॉक बनाया और उसे ब्लॉक डायग्राम बना दिया, उसे किसको कंट्रोल है वो मेंशन कर दिया गया। तो ये पता चल गया। और आप देख सकते हैं जो चीज जिस पेज के ऊपर है वहां पेज भी मेंशन किया गया है, पीजी मींस पेज। मतलब जो आपका ये सीपीयू है, सीपीयू जो है 3 नंबर से 6 नंबर तक सीपीयू के बारे में बताया गया है। अगर आप सीपीयू के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पेज नंबर 3 से लेकर 6 तक आपको सिर्फ और सिर्फ सीपीयू के बारे में ही मिलेगा। अगर आप पीसीएच पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं 6 के बाद 7, मतलब सीपीयू जैसे ही खत्म होता है उसके बाद पीसीएच स्टार्ट होता है। और 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक पीसीएच के बारे में दिया गया है। जैसे ही खत्म होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रैम स्लॉट 13 नंबर पे, रैम स्लॉट 14 नंबर पे। आप सभी को पता है लैपटॉप मदरबोर्ड में 2 रैम स्लॉट होता है, तो यहाँ 2 पेज को कंबाइन कर दिया गया। इसी तरह जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं डायरेक्ट आप उस पेज पर जा सकते हैं। आपको एक एक करके जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी दोनों आंखें खोल कर देखना है कि आपको एक्चुअल में जाना कहाँ है और उस जगह का पेज नंबर दिया है या नहीं दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपको सभी पेज का, सभी डिवाइस का
पेज नंबर ब्लॉक डायग्राम में होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जितना ब्लॉक डायग्राम में लिखा है तो लगभग उतने का पेज नंबर दिया है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका ब्लॉक डायग्राम के अंदर कोई वो नहीं, इंडिकेशन नहीं होगा और ना ही उसका पेज नंबर होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या होता है, आप फिर सेकंड नंबर पे आओगे तो इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड में जिसका मैंने डायग्राम ओपन किया, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें क्या दिया है आप देख सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट। ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, तो जिस तरह से आप सभी ने बुक्स पढ़ी है और बुक्स के अंदर आपने सभी ने देखा होगा व्हाट इज द टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब यह है कि आपकी पेज, आपका जो बुक्स है, अगर 200 पेज का बुक्स है तो किस पेज के ऊपर किस टाइटल के बारे में, किस चीज के बारे में बात की गई है, वो टेबल ऑफ कंटेंट पे उसके पेज नंबर के साथ दिया हो। तो यहाँ पे भी वही चीज है, आप समझ सकते हो कि स्कीमेटिक डायग्राम एक बुक्स है जो कि टोटल 60 पेज का बुक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा है 60 पेज, टोटल 60 पेज की ये बुक्स है और किस पेज पे क्या दिया है वो टेबल ऑफ कंटेंट में लिखा गया है। तो आप टेबल ऑफ कंटेंट से आपको बहुत ही हेल्प मिलती है किसी सर्किट पे जाने के लिए। यहाँ पूरा कंप्लीट है, देख सकते हैं पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर आपको 60 तक दिया गया है। जिस पेज पे जो है उस पेज के बारे में बात किया। आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 पे लिखा है स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम, जो अभी आपने देखा था। सेकंड नंबर पे फ्रंट पेज, मतलब इसी चीज को, ये आपका जो पेज देख रहे हैं दिस इज अ फ्रंट पेज, क्योंकि ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 2 है। उसके बाद आता है 3 से लेकर 6 तक आपका अरेंडेल मतलब सीपीयू के बारे में, 7 से 12 पीसीएच के बारे में, 13 से 14 स्लॉट के बारे में। तो मुझे जाना कहाँ पे है, मुझे जाना है डीसी इन कनेक्टर पे, या आप कह सकते हो चार्जिंग आईसी पे। तो आप देखो इसमें आप स्टडी करो, क्या आपको कहीं क्लू मिल रहा है। तो आप जब देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है पेज नंबर 53 के ऊपर डीसी इन एंड बैटरी। तो जैसे कि बोर्ड में एक वोल्टेज का 2 डोर होता है, एक डीसी इन डोर, एक बैटरी डोर, दोनों पेज नंबर 53 पे डिस्कस किया गया। तो आप 53 पे डायरेक्ट आ जाओगे और 53 पे आपको मिलेगा डीसी, यहाँ पे लिखा है देखो बैट मतलब बैटरी कनेक्टर, और इसके नीचे लिखा है J10, दिस इज अ डीसी जैक। ये मेरा डीसी जैक। डीसी जैक में टोटल 8 पिन है, इसमें 2 पिन डीसी का है और 3-4 ग्राउंड, मतलब 2 पिन पॉजिटिव 2 पिन नेगेटिव, और एक है यहाँ पे PSID। PSID मीन्स जो मैंने आपको डीसी में बताया था कि डीसी कनेक्टर में एक आईडी की पिन होती है, तो ये क्या है PSID। PSID स्पेशली फॉर डेल के लिए होता है। अगर आपका डेल का लैपटॉप है तो उसमें आपको जो डीसी कनेक्टर के अंदर आईडी वाली पिन होगी उसका नाम होगा PSID, पावर सप्लाई आइडेंटिफिकेशन, पावर सप्लाई आइडेंटिफाई। बाकी जो पिन है आप देख रहे हैं, बैट 1 एलईडी, एलईडी डिटेक्ट, बैट 2 एलईडी। तो आप देखा होगा आपने कि डीसी जैक में एलईडी भी होती है, तो वो एलईडी का मेंशन भी इसी से किया गया है। हमें जो आगे फ्लो करना है वोल्टेज को लेकर, वो लाइन है हमारा पॉजिटिव लाइन, ये पॉजिटिव लाइन। तो स्कीमेटिक में देख सकते हो कि जो पॉजिटिव लाइन है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है, 19 वोल्ट किस तरह से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लाइन देखो, पॉजिटिव लाइन के साथ ये 19 वोल्ट का फ्लो होगा। ये 19 वोल्ट मेरा यहाँ से यहाँ पे फ्लो गया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सर्किट ही नहीं है, इससे आगे कोई सर्किट नहीं है। लेकिन मुझे इससे आगे क्या मिलना चाहिए था, बोलो मुझे 19 वोल्ट से आगे क्या सर्किट मिलना चाहिए जो हमने पहले देखा था। फर्स्ट मॉसफेट सेकंड मॉसफेट। राइट, मुझे यहाँ से फर्स्ट मोस्फेट, सेकंड मोस्फेट, देन CLR मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। इस तरह के इमेज में हमें क्या है कि डायग्राम जो है एक क्लू देता है अपने सर्किट को फाइंड करने के लिए। उस क्लू का नाम क्या होता है, स्कीमेटिक का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट सभी में ये चीज होते हैं कि आधा सर्किट आपको डीसी कनेक्टर यहाँ पे दिया और आधा सर्किट किसी और जगह दिया, चाहे इसी पेज पे दिया चाहे किसी और पेज पे दिया,
लेकिन इससे कनेक्ट नहीं किया, यहाँ से ऐसे लाइन नहीं जोड़ा, तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा सर्किट कहाँ गया। ये जो इतने भी कैपेसिटर देख रहे हैं वो इस 19 वोल्ट को फिल्टर करने के लिए है, प्योर करने के लिए है। तो स्कीमेटिक हमें क्या क्लू देके गया, स्कीमेटिक हमें ये नाम क्लू देके गया। इस नाम की मदद से जो आगे आने वाला सर्किट है उसका पता चलेगा। अगर ये नाम नहीं होता तो आप सोच के देखो, क्या आप कभी यहाँ से उस जगह पहुंच पाते? अगर आप एक एक पहुंच तो सकते थे, एक एक करके देखते देखते, लेकिन अगर कोई फ्रेशर है तो उसको वहां तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस वाला बंदा क्यों ना हो, और एक्सपीरियंस वाला बंदा भी जल्दी नहीं पकड़ पाएगा इस तरह का केस, क्योंकि अगर वो किसी और पेज पे दे दिया तो, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमें इसको फाइंड करना है कि ये कहाँ पे गया, और फाइंड करके हमें वहीं पे रुकना है जहां पे मेरा फर्स्ट मोस्फेट एंड सेकंड मोस्फेट देन CLR का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से वोल्टेज किसी ना किसी जगह डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया हो, किसी ना किसी जगह डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया हो, 1 से 2 जगह। लेकिन मेरा अगर 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें से मेरा कोई एक ही जगह है, उस जगह को पहचानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इससे आगे मिलेगा क्या। अगर आपको यही नहीं पता कि मेरे को इससे आगे जाना कहाँ है, तो आप इस जगह भी चले जाओगे, इस जगह भी चले जाओगे और इस जगह भी चले जाओगे, आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि मेरे को जाना कहाँ। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया स्कीमेटिक से पहले कि विन सर्किट का डिजाइन होता किस तरह से है। चलो मैं अब इसको कर लेता हूँ कॉपी, मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को जब आप यूज करोगे तो यहाँ पे एक फाइंड का ऑप्शन है। इस फाइंड वाले ऑप्शन के अंदर मैं आऊंगा और इसे पेस्ट इट करूंगा। मैंने पेस्ट इट कर दिया, अब इसे नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट। यहाँ पे जब मैंने नेक्स्ट किया तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आया। कहाँ पे आया मैं? हाँ, तो यहाँ पे यहाँ पे देखो आपको सर्किट नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो क्वाइल, और क्वाइल के हाँ, बाद एक MOSFET मोस्फेट और दिख रहा है, बट यहाँ से और दिख सेकंड रहा है। मोस्फेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे फर्स्ट मोस्फेट दिखा, और फर्स्ट मोस्फेट जो है मेरा, आप देख सकते हैं पी चैनल का मोस्फेट है। और बिल्कुल। कौन सा फेट है ये? वोल्टेज ये फेट कौन सा है? ये AC रिवर्स फेट है, ब्लॉक एसी फेट है, एसी फेट। आरबी AC फेट, फेट, एसी फेट। नॉट अ RB फेट, दिस इज अ AC फेट, क्योंकि वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है ना ये। हमने पढ़ा व्हाट इज द AC फेट एंड RB फेट, तो उसमें आप लोग को बताया था जो ब्लॉक करेगा वो Yes. AC फेट होगा। तो AC फेट को वर्क करने के लिए पी चैनल को ऑन होना जरूरी है, और ऑन होने के लिए आप देख सकते हैं उसका रिक्वायरमेंट जो है वोल्टेज उसके डिवाइडर। गेट के साथ कनेक्टेड है, और एक कैपेसिटर भी लगा है यहाँ पे। तो इस तरह के सर्किट को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा। ये पूरा सर्किट अच्छे से समझना है। आपने देखा कि 19 वोल्ट का फ्लो यहाँ पे आया डीसी कनेक्टर से। ये 19 वोल्ट आपके क्वाइल से होते हुए जो आपने कॉपी में डिजाइन किया था, वही चीज आपको डायग्राम पे दिख रहा है। मतलब आपने बिना डायग्राम देखे डिजाइन कर दिया, जो काम इंजीनियर का था वो आपने भी कर दिया, मतलब आप भी इंजीनियर बन गए। इसी तरीके से बनाया था ना आपने जी बिल्कुल। ये डिवाइडर। तो यहाँ पे आएगा ये वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज फ्लो होने से पहले क्या है, ये वोल्टेज नीचे आ जाएगा, और यहाँ से इस वोल्टेज को पास यहाँ भी आएगा, और यहाँ से ये यहाँ भी आएगा। तो ये तो फिल्टर कैपेसिटर है, मतलब प्योर कर रहा है यहाँ पे 19 वोल्ट को। और ये क्या है, ये तो किसी भी Yes, साइड sir. से ग्राउंड नहीं है, ना इधर से ग्राउंड है ना उधर से ग्राउंड है। तो यहाँ पे सिंपल ये कैपेसिटर कपलिंग कैपेसिटर है, सिग्नल कैपेसिटर। ये 19 वोल्ट कभी भी नीचे नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा जो 19 वोल्ट है वो डीसी है, और डीसी वोल्टेज कभी भी पास नहीं होता। तो इधर मेरा 19 वोल्ट रहेगा,
बाकी जो है मेरा यहाँ से एक डिवाइडर बनेगा, डिवाइडर कैलकुलेट करोगे आप, तो कैलकुलेट करके आपका क्या आएगा जवाब में, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद डिवाइडर पे वोल्टेज कितना बनेगा। 19 इंटू R2 मेरा है 47 एंड डिवाइडेड बाई 240 एंड 47 7 से 8 वोल्ट 287 डिवाइडेड बाई 3.1 3.1 कितना आएगा 3.1 3.1 वोल्ट। और पी चैनल को ऑन होने के लिए कंप्लीट है ये एकदम परफेक्ट। परफेक्ट, जिससे कि ये 19 वोल्ट आपका यहाँ शिफ्ट हो जाए। अगर ये डिवाइडर नहीं बनेगा तो कभी भी 19 वोल्ट नहीं आएगा। और ये जो 3.1 है ये इसके गेट से लेकर इस कैपेसिटर के इस साइड तक होल्ड रहेगा। मतलब ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के एक साइड पे 19 वोल्ट और एक साइड पे आपका 3.1 वोल्ट। अगर गलती से ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो आपका ये मोस्फेट कभी ऑन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये शॉर्ट हो गया तो ये 19 वोल्ट नीचे आ जाएगा, जो आपका बड़ा वोल्ट होगा वो ट्रेवल कर जाएगा। ट्रबल कर जाएगा और गेट पे 19 वोल्ट आ जाएगा तो ब्लॉक कर, वो ऑन ही नहीं होगा। मोस्फेट आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि पी चैनल का बंद जो हो मैंने जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि अभी भी गेट पे 19 वोल्ट नहीं होना चाहिए। 16 मतलब जितना वो, वोल्ट जो हाँ है सेम वोल्टेज है, वो बिल्कुल तो ऑन नहीं होगा। शिफ्टिंग वोल्टेज के जितना कभी भी गेट पे नहीं होना चाहिए। तो अक्सर ये कैपेसिटर अगर फॉल्ट निकल के आता है तो ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और लोग सोचते हैं कि सर मैं ये कैपेसिटर निकालने के बाद मुझे ये कैपेसिटर लगाना है या नहीं लगाना। तो उसका जवाब है कि आप यहाँ कैपेसिटर निकालने के बाद मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये काम क्या कर रहा है आपको कुछ पता भी है? कुछ काम नहीं कर रहा। यहाँ पे ये 19 वोल्ट है और इधर 3.1 है। अब किसी का सवाल होगा सर जब यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है तो यहाँ लगाया क्यों? तो देखो ये डिजाइन करने वाली हम नहीं, एक स्टैंडर्ड कंपनी है। वो कंपनी अगर कुछ भी चीज लगाती है तो ज्यादातर क्या होता है, सर्किट को लंबा, उस लैपटॉप को लंबा एक्सपायरी डेट रहे, इसलिए उसमें जितना अच्छे से कंपोनेंट लगाए जा सके लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, ना ही ये 19 वोल्ट इधर जाता है और ना ये 3.1 वोल्ट इधर जाता है। तो लेकिन अगर जब प्रॉब्लम होता है तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। तो इस केस में ये आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई रोल हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, बाकी ये 19 वोल्ट हमारा यहाँ से यहाँ फ्लो हो गया जैसा हमने बताया आपको। अब उसके बाद मुझे किस चीज की तलाश है यहाँ से, आसिफ अली बताएगा। मुझे यहाँ से किस चीज की तलाश है? जो वीक स्टूडेंट होता है उससे समझने में हमें ज्यादा समझ में आता है, बाकियों को समझ में आ जाएगा। बोलो आसिफ अली, यहाँ से हमें क्या चाहिए? सेकंड मॉस्फेट की सर। बिल्कुल सही, हमें यहाँ से सेकंड मोस्फेट चाहिए। लेकिन Second आप देख MOSFET। सकते हैं डायग्राम में सेकंड मोस्फेट है नहीं, फिर मैं कैसे पता करूं वेयर इज द माय सेकंड मोस्फेट? सर नाम दिया है ना डीसी, तो क्लू से हाँ क्लू ये ये क्लू नाम है, दिया ये है। आगे दिया डीसी है INSS। इस बात को आप गांठ बांध लो कि स्कीमेटिक अगर सर्किट को ब्रेक कर देता है बीच में से तो वो सर्किट ढूंढना के लिए स्कीमेटिक हमें क्लू भी देके जाता है। प्रॉब्लम क्या निकल के आती है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं उस क्लू को पकड़ नहीं पाते। वेयर इज द क्लू? आंखों के सामने होता है लेकिन क्लू दिखता नहीं है। क्योंकि मैं बहुत स्टूडेंट को देख चुका हूँ, बहुत स्टूडेंट को स्टडी करवाता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि किसका स्टूडेंट का कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है। कॉमन मतलब सभी स्टूडेंट का एक कॉमन प्रॉब्लम। तो लगभग स्टूडेंट का कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है कि आंखों के सामने चीजें दिखती है डायग्राम में लेकिन वो देख नहीं पाते। वही होता है क्लू। डायग्राम जो है कभी भी जो रास्ता ब्रेक करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आपको उसके पीछे एक क्लू छोड़ के जाएगा ताकि आप उस चीज को फाइंड आउट कर सकें। सर इंस्टेड ऑफ डीसी PQ24 क्यों नहीं लगाते फाइंड में? PQ24 फाइंड में लगा सकते हो ना, फाइंड तो में मतलब? we'll get the balance. नो आई नॉट अंडरस्टैंड। सर PQ24 ये डीसी इनके वहां PQ24 हम सर्च में लगाएंगे तो भी हमें कंटिन्यूटी मिलेगा ना नेक्स्ट? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से आपको मिल जाएगा, कंटिन्यूटी मिलेगा। मतलब आप यहाँ लगाने का मतलब नहीं रजिस्टर पे कंटिन्यूटी लगाओगे। नहीं,
हाँ नहीं, आप continuity डायरेक्ट के बारे में नहीं। समझ गया, अगर आपके पास मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड में अगर डायरेक्ट आप PQ24 फाइंड आउट करते हो तो आप डायरेक्ट यहीं पे आओगे। हाँ, अभी अभी जो सर्च बार में DC इन टाइप करने से बिना PQ24 टाइप किया तो भी हमें वो मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। अभी आप देख सकते हो हम्म। मैं कहीं और चला गया और मैंने यहाँ लिखा PQ24 एंड एंटर प्रेस किया, तो देखो डायरेक्ट बार्थ प्लेस नंबर है ना सर? देखो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ गया। तो सेकंड Placement मोस्टफेट number। इससे नहीं मिलेगा क्या? सेकंड मोस्फेट का प्लेसमेंट नंबर आपको पता है क्या? प्लेसमेंट नंबर पता नहीं है तो DC में भी पता नहीं ना, DC नहीं, फाइन देने से। यस, लेकिन अगर आपके हाथ में मदरबोर्ड है और आपको जैसे मैंने बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई विन सर्किट प्लस चार्जिंग सर्किट मोस्फेट बाय द ट्रेसिंग के द्वारा सभी मोस्फेट को कैसे पता करें। आपके पास बोर्ड है, आपने ट्रेस कर लिया, अब वो चीज आप डायग्राम में देखना चाहते हो तो आपके पास बोर्ड है, आपने मोस्फेट पता कर लिया, डायरेक्ट आप उसका प्लेसमेंट नंबर इंसर्ट करोगे PDF के अंदर, ये स्कीमेटिक क्या करेगा आपको डायरेक्ट उसी जगह पे इंस्टॉल्ड कर देगा, अराइव्ड करवा देगा। लेकिन अभी हमारे पास जिस डायग्राम को हमने ओपन किया है कोई भी हमारे पास इसका इंडिकेशन नहीं है, तो हमारे पास इंडिकेशन नहीं है, लेकिन हमें जिस डायग्राम को हम स्टडी कर रहे हैं उसी ने हमें क्लू दिया DC इन SS। तो अब हम इसे कॉपी करके फाइंड आउट करेंगे ये वोल्टेज ये कहाँ कहाँ जा रहा है। बस आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से आगे चाहिए क्या, क्योंकि अभी जो मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यहाँ से फाइंड करूंगा, तो मे भी हो सकता है कि ये यहाँ भी जा रहा है, 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 लेकिन इसमें से मेरा सिर्फ एक सर्किट होगा जो कि सेकंड मोस्फेट और सेकंड मोस्फेट के साथ लगा होगा CLR और CLR के साथ लगा होगा डिस्चार्जिंग मोस्फेट। तो आपको ये चीज माइंड में होना चाहिए, तभी आप पता कर पाओगे, अदरवाइज नहीं पता कर सकते। तो मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ, अब फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो जैसे कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, एंड मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दिया एंड सर्च कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप सभी को अपनी आंखें खुली रखनी है और देखना है कि कहाँ पे ये हाईलाइट होता है। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आया, दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम, ये कोई सर्किट नहीं है, ओके, ये एक ब्लॉक डायग्राम है। तो हमें कहाँ पे जाना है? सर्किट पे, जहाँ पे प्लेसमेंट नंबर होते हैं। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, तो यहाँ पे हमें नहीं रुकना, हमें और आगे करना है। यहाँ पे आया, यहाँ पे कहाँ पे हाईलाइट हुआ? नीचे सर, मॉस्फेट के नीचे। तो क्या ये मेरा सेकंड मोस्फेट है? बिल्कुल। सेकंड मोस्फेट। और मैं आगे चलता हूँ, क्या और कहीं है? सभी को ये लग रहा है सेकंड मोस्फेट? बोलो। ना, डिस्चार्जिंग मॉस्फेट है सर। ये मोस्फेट DC फेट है ना? दिस इज अ डिस्चार्जिंग मोस्फेट, नॉट अ सेकंड मोस्फेट। ओके। क्यों ये डिस्चार्जिंग मोस्फेट है? क्योंकि जैसा कि आपने देखा ये DC कनेक्टर है, ये क्वाइल निकल के आया, ये फर्स्ट मोस्फेट, ये सेकंड मोस्फेट और ये CLR, फिर ये डिस्चार्जिंग मोस्फेट। तो आप देखो जब आपने यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे आए, मतलब ड्रेन या सोर्स पे। यहाँ पे टच किया तो आप कहाँ पे आओगे? ड्रेन या सोर्स पे आओगे, लेकिन ये कहाँ पे जा रहा है? गेट पे जा रहा है, गेट पे जा रहा है। तो क्या कभी भी सेकंड मोस्फेट के गेट पे कनेक्ट होता है क्या? नहीं 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 सर। गेट पे तो कनेक्ट ही नहीं होता। गेट पे सर कनेक्ट हुआ, DC दैट्स मीन दिस इज अ डिस्चार्जिंग मोस्फेट। सर, DC मतलब है 19 वोल्ट का कनेक्टिविटी। सर 19 वोल्ट को ही ब्लॉक करेगा। यस, यहाँ पे जी। जो DC इन बना ये गेट पे आ गया, क्योंकि इस मोस्फेट को पता है 19 वोल्ट का जब फ्लो होगा ये वोल्टेज यहाँ से पार ना हो, इससे पहले इसके गेट पे देके हम ब्लॉक इसको कर देगा। बंद कर जी देंगे। जी। इसलिए वो पहले यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन अभी भी मेरे को सेकंड मोस्फेट नहीं मिला। तो मैं क्या और भी करूंगा? जाना और फाइंड पड़ेगा। आउट करूंगा। फाइंड आउट करने के बाद फिर यहाँ पे आया, दिस इज अ माई सेकंड मोस्फेट। सेकंड मॉस्फेट CLR लगा हुआ है पहले जैसे कि आपने देखा था, पहला मुझे AC फेट मिला था, और आपको पता है कि अगर AC फेट मिल गया तो RB फेट मिलना चाहिए, और आप देख सकते हैं कि ये आपका RB पेट। फेट ही है। तो मैंने आपको वही चीज बोला सिंपल, कि किसी भी चीज को फाइंड आउट करने से पहले आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आप फाइंड क्या कर रहे हो, और फाइंड करने के बाद आपको मिलेगा क्या, आपको जाना कहाँ पे है। अगर ये सब चीजें नहीं पता है आप सभी को,
तो आप स्कीमेटिक पढ़ ही नहीं सकते। अगर आप कह रहे हो कि मैं स्कीमेटिक पढ़ लेता हूँ, तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगर किसी चीज को फाइंड आउट करने के बाद आपको एक्चुअल में जाना क्या है। क्योंकि स्कीमेटिक में वो आपको 10 जगह ले जाएगा, लेकिन 10 में से आपको रुकना कहाँ पे है। अगर एग्जैक्ट जगह रुक गए, वही जगह जाना था, तो आप डायग्राम पढ़ना जानते हो। आपको भगा गया, यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, अब आपका माइंड क्या है, बिल्कुल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। यार मेरा सर्किट कहाँ है, ये तो यहाँ भी जा रहा है, ये तो यहाँ भी जा रहा है, ये तो यहाँ भी जा रहा है, मेरा सर्किट कौन सा है, ये पता कब चलेगा? जब आप स्टडी करोगे, जब आप कोर्स करोगे। बिना कोर्स के ये पता नहीं चल सकता। बहुत सारे स्कीमेटिक पढ़ते हैं। सिर्फ विन सर्किट तो एक बहुत ही आसान सा सर्किट है। इस तरह से आपको ऐसे बहुत सारे सर्किट मिलेंगे जो बिना स्टडी के आप पढ़ ही नहीं सकते, खुद से सेल्फ स्टडी कर ही नहीं सकते, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं, जब तक कोई आपको एक्सपर्ट नहीं बता पाए। तो यहाँ पे हम रुके, और यहाँ पे रुकने के बाद हमें मंजिल मिली कि सेकंड मोस्फेट, एंड सेकंड मोस्फेट के बाद मेरे को सीएलआर मिला। कितना ये फर्क हो जो- गया। हाँ सर ये जो नंबर है ये मोसट का PQ25, हाँ पहले वाला का नंबर था, एसी फेट का नंबर था PQ24। तो ये फिक्स नहीं होता। नहीं नहीं, अगर PQ24 का बाद PQ25 आता है, वो PQ25 का फाइंड करने के लिए PQ24 फाइंड सर्च में दिया तो PQ25 नहीं आएगा। PQ24 सर्च करूंगा तो PQ24 क्यों नहीं आएगा? आएगा। नहीं, PQ25 नहीं आएगा क्या? वो जुड़ा हुआ है ना। नो नो नो, वो क्यों आ जाएगा? जुड़ने, ओके वो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पेज नंबर 40 पे है और ये पेज नंबर 45 पे है, तो कैसे आ जाएगा? दिस इज अ नॉट अ कनेक्टिविटी, दिस इज अ प्लेसमेंट नंबर। ये इसका प्लेसमेंट नंबर कहने का मतलब दिस इज अ रोल नंबर। हर कंपोनेंट का अपना एक रोल नंबर होता है, जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट का अपना एक रोल नंबर है। बोर्ड होता है आपके हाथ में, उस बोर्ड पे उस कंपोनेंट का रोल नंबर है। उस रोल नंबर को जब आप डायग्राम में फाइंड करोगे तो वो आपको एग्जैक्ट उसी बंदे के पास पहुंचाएगा, उसी कंपोनेंट के पास पहुंचा देगा। दिस इज नॉट अ कनेक्टिविटी, दिस इज ओनली प्लेसमेंट नंबर, दिस इज ओनली रोल नंबर। तो कनेक्टिविटी नंबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कनेक्टिविटी आपको ये क्लू है, ये नाम है। अच्छा कि आपने देखा था जब डीसी कनेक्टर से निकला था तो उसका नाम था डीसी इन। ये डीसी इन आपके कॉइल पे गया था, कॉइल पे जाके मॉसफेट मिल गया था, मॉसफेट को जब पार किया तो बन गया डीसी इन एसएस, और डीसी इन एसएस को जब आपने फाइंड किया तो आप सेकंड मॉसफेट के पास पहुंच गए। तो ये आपके पास नाम ही आपका क्लू होता है, आपको इसको फाइंड करके आपको पता करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ही कनेक्टेड ही है। अब आप देख सकते हो जब मैंने इसे फाइंड आउट किया तो ये कितनी जगह ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ भी आया, देखो यहाँ भी। तो क्या कहूंगा मैं कि ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, कहीं भी आ सकता है। डायग्राम है, बोर्ड है, आपने बोर्ड में जो बिना स्कीमेटिक के पढ़ते हो वो डिफॉल्ट सर्किट पढ़ते हो, मोटा मोटा सर्किट पढ़ते हो। एक्चुअल सर्किट, कंप्लीट सर्किट आपको उसका डायग्राम में ही पता चलता है, क्योंकि जो आपके पास बोर्ड है उसका डायग्राम बना हुआ है। बोर्ड पे जितनी सारी चीजें हैं वो सब डायग्राम के अंदर है। लेकिन आप विदाउट डायग्राम अगर आपको कोई बेसिक पढ़ाता है तो वो आपको डिफॉल्ट पढ़ाता है, मोटे मोटे सर्किट पढ़ाता है, जो कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाती है, ताकि आप जब एडवांस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ लिया। तो यहाँ पे मेरा ये मॉसफेट है, इसके बाद आपका ये सीएलआर है, और इस सीएलआर के बाद मेरा ये सीएलआर के बाद जैसे कि मैंने पिक्चर्स में डिस्चार्जिंग मॉसफेट बनाया है, और सीएलआर का एक अपना नाम है। देखो सीएलआर का आउटपुट का नाम है पावर सोर्स, SRC। पावर एसआरसी मतलब पावर सोर्स। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि सीएलआर का आउटपुट से पूरे बोर्ड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा डायग्राम में? आसिफ अली, कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? तो ये आपके पास क्लू है, इस नाम को आप जहां जहां फाइंड आउट करोगे समझ जाओ वो सारे कंपोनेंट इससे कनेक्टेड है। अगर मैं आपको ये फाइंड आउट करके दिखलाऊं कि ये हाउ मेनी प्लेस, कितनी जगह,
जा रहा है, देखो जब मैंने फाइंड आउट किया यहाँ भी आया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। आप देखो, आप खुद देखो कितनी जगह जा रहा है, और सभी के किस मोस्फेट पे जा रहा है ये भी देखो आप। देखो सर आप सब मॉस्फेट अपर मॉस्फेट पे जाएगा सर, ट्रेन देखो, एक मेन मोस्फेट, एक सपोर्टिंग मोस्फेट, ये आपका ड्रेन पे जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो CLR होता है वो सभी के मेन मोस्फेट के ड्रेन पे जाता है, सभी के मेन मोस्फेट के ड्रेन पे। देखो ये सर्किट है, ये पढ़ने वाला नहीं है, यहाँ भी आ रहा है, देखो इस IC के पास भी आ रहा है, देख सकते हो आप, CLR से कनेक्टिविटी है, खत्म। यहाँ भी सभी पे, यहाँ भी देख सकते हो, पूरी जगह जा रहा है। यहाँ भी मेन मोस्फेट पे, और यहाँ पावर सोर्स इस IC को भी जा रहा है, एक IC को भी जा रहा है, और ये मेन मोस्फेट पे जा रहा है। ठीक है, तो इतनी जगह आपने देखा। तो CLR पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है, आपका इसी तरीके से पता चलता है। क्लू आपके पास है, पावर सोर्स आपका नाम होता है। लेकिन ये पावर सोर्स क्या सर सभी CLR के आउटपुट का नाम होगा, ये एक सवाल बनता है। तो मैं यहाँ पे आपको स्कीमेटिक का कुछ ट्रिक बता देता हूं कि जो आप अभी इस पेज पे नाम देख रहे हैं, ये स्पेशली क्वांटा अगर डिजाइन करेगा, अगर किसी लैपटॉप मदरबोर्ड का डिजाइन क्वांटा कंपनी ने किया है तो उसके नाम आपको ये मिलेंगे जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं। CLR के आउटपुट का नाम पावर सोर्स मिलेगा, क्योंकि जो आप HP का लैपटॉप, डेल का लैपटॉप, एसर का लैपटॉप, सोनी का लैपटॉप, आसूस का लैपटॉप, वायो का लैपटॉप देखते हो, जो लैपटॉप आप देखते हो वो कंपनी डायग्राम नहीं बनाती। HP कंपनी डायग्राम नहीं बनाती, डेल कंपनी डायग्राम नहीं बनाती, लेनोवो कंपनी डायग्राम नहीं बनाती। जिस तरह से बिल्डिंग बनाने वाला कोई और होता है और बिल्डिंग का मैप बनाने वाला, डायग्राम बनाने वाला कोई और होता है, उसी तरह से हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर होता है। हम लैपटॉप यूज करते हैं HP का, लेकिन उसको डायग्राम डिजाइन करने वाली होती है कॉम्पेल, क्वांटा, विस्ट्रॉन, अलग अलग कंपनी होती है। अब जैसे आप जैसे कि बिल्डिंग बनाओगे, आप जैसे आसिफ अली बनाएगा बिल्डिंग, तो आसिफ अली बिल्डिंग बनाएगा, लेकिन डायग्राम बनाने के लिए वो उस मार्केट में जाएगा जहाँ पे डायग्राम बनाने वाले बैठे हैं। आसिफ अली का मन करेगा कि मैं इस बंदे से मतलब राहुल वाले बंदे से बनाऊं, या सुनील वाले बंदे से बनाऊं, या टेक्नो वाले बंदे से बनाऊं, किसी से भी बनाऊं। तो उसी तरह से क्या है, HP कभी कॉम्पेल से डायग्राम बनवा सकता है, HP कभी क्वांटा से डायग्राम बना सकता है, HP कभी विस्ट्रॉन से डायग्राम बना सकता है। तो ऐसा भी फिक्स नहीं है क्या सर HP का डायग्राम हमेशा क्वांटा ही बनाएगा क्या, तो ये भी फिक्स नहीं है। तो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ राहुल वाले बंदे पे ही जाओगे, आपको जिसका अच्छा लगेगा आप उस पे चलाओ जाओगे, जो आपको सस्ता लगेगा आप उस पे जाओगे, लेकिन बिल्डिंग बनाने वाले तो आप ही रहोगे, डिजाइन कोई और बनाएगा। तो वही चीज हमारे डायग्राम में है, जो बंदा डायग्राम बनाएगा उसके अकॉर्डिंग नाम होगा। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं इसके लिए, तो जैसे कि आपने 10th 11th 12th की जो क्लास की थी, उस क्लास में आपने एक सिलेबस ले रखा था, और सिलेबस के अनुसार क्या करते थे आप, मार्केट से जब बुक खरीदते थे तो आप ये नहीं खरीदते थे कि इतिहास की बुक दे दो, मैथ्स की बुक दे दो, आप ये दुकान पे जाके कहते हो कि मुझे राहुल पब्लिशर की बुक चाहिए, अनिल ठकराल पब्लिशर की बुक चाहिए, मतलब उस बंदे का नाम लेते हो जिसने उस बुक को लिखा है। वो नाम इसलिए लेते हो क्योंकि आपने उस नाम को, उस बंदे की किताब आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है और आपको उस बंदे की लैंग्वेज समझ में आती है। तो आप 10th क्लास में भी उसी पब्लिशर की बुक्स पढ़ते हो, 11th क्लास में भी उसी बंदे की पब्लिशर पढ़ते हो, बस चेंज क्या हो जाता है उसका सिलेबस। लेकिन अगर आपने 10th में उस बंदे की बुक्स पढ़ी, 11th में भी अगर उसी बंदे की बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपको क्या है, थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है उसके थ्योरी को समझने में, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट लगभग सेम होता है। सिलेबस अलग है लेकिन उनके समझाने का तरीका सेम है। उनका जो वर्ड है, उनका जो शब्द है, वो 10th की क्लास के बुक में भी वही शब्द यूज होता है और 11th की क्लास में भी वही शब्द यूज होता है।
लेकिन अगर आपने 12th की क्लास में किसी दूसरे पब्लिशर की बुक ले ली, 10th में मैथ पढ़ी उसी पब्लिशर की, 11th में मैथ पढ़ी उसी पब्लिशर की, 12th में जो मैथ पढ़ रहे हो आप, अगर किसी दूसरे पब्लिशर की बुक्स ले ली तो आपको प्रॉब्लम होगी, होगी या नहीं होगी? बोलो। जी होगी होगी सर। होगी। आपने अगर स्टडी किया है तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, अगर स्टडी नहीं किया तो फिर तो कोई बात नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो ये आप नाम देख रहे हो डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम का नाम फिक्स नहीं होता। जितनी कंपनी बनाती है, टोटल 5 से 6 कंपनी है, टोटल 5 to 6 कंपनी है, वो अपने हिसाब से नाम डालती है। जैसे कि मैथ बनाने वाला राहुल भी है, मैथ बनाने वाला सुनील भी है, मैथ बनाने वाला विनय भी है। तो क्या है, ये मैथ राहुल क्या करेगा, अपना तरीके से उसका नाम वर्ड डालेगा, सुनील अपने तरीके से उसका वर्ड डालेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर सेम टू सेम नाम डालेगा तो राहुल बोलेगा सुनील ने मेरी कॉपी कर ली, सुनील बोलेगा राहुल ने मेरी कॉपी कर ली। तो पब्लिशर क्या होते हैं, अपनी शब्दावली में, अपने वर्ड में चेंजेस कर देते हैं। कॉन्सेप्ट उनका उनका बोलने का तरीका वही है, लेकिन उनको अपने तरीके से समझा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस पब्लिशर की बुक पढ़ो, ये पब्लिशर अच्छा है, ये पब्लिशर अच्छा है। स्कीमेटिक में वही चीज है कि आपने जैसे क्वांटा में सीएलआर का आउटपुट का नाम देखा पावर एसआरसी, जो कि क्वांटा में था, वही चीज मैं एग्जांपल दूं कॉम्पेल का, तो कॉम्पेल में नाम मिलता है B+। विस्टॉन में देखोगे तो आपको लिखेगा VIN, सीएलआर के आउटपुट का नाम। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम OEM आउटपुट का डिजाइन चेंज हो गया। ये डायग्राम का एक रूल है, आपको हमेशा फिक्स नहीं होगा ये नाम। तो अभी जो मैंने बोला, जो भी चीज सभी को समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने अभी? बच्चू शंकर, जी आसिफ अली, बिल्कुल। विनय। यस सर, यस सर। हाँ, यस सर। तो स्कीमेटिक पढ़ने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज देखना होगा, उसका डायग्राम में ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक माइंड से डिस्टर्ब है कुछ नहीं, डिस्टर्ब है। क्या डिस्टर्ब है? वो कहते हैं कि सर इतने नाम कैसे याद रखे, तो ज्यादा नाम तो है ही नहीं, सिर्फ 5 कंपनी है। जैसे आपने 10th क्लास में 5 सिलेबस रखा था, तो क्या आप 5 सिलेबस में पास नहीं होते थे क्या? मुझे बताओ, पास नहीं होते क्या? पास हो जाते हो 5 सिलेबस में, आपको उस टाइम तो डिफिकल्ट नहीं लगता। यहाँ पे सिर्फ 5 डायग्राम है, बस 5 डायग्राम के अनुसार आपको 5 तरह के नाम याद रखने हैं सबके। याद भी रखने की जरूरत नहीं है, आप जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, आप एक चीज को जितनी बार देखोगे, आपको वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। बस आप स्टडी करो, आप देखो, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे इंपॉर्टेंस होता है सेल्फ स्टडी। कोर्स कहीं से भी करो, आपको इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी करना। चाहे आप 60,000 वाले बंदे पे कोर्स करो, चाहे आप 12,000 वाले बंदे पे कोर्स करो, चाहे आप 25,000 वाले कोर्स करो, सिखाने वाला वही है। सिखाएगा उतना ही जितना सिलेबस में है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं सिखाएगा। वहीं पे कोई स्टूडेंट ज्यादा सीख के चला जाता है, कोई स्टूडेंट नीचे रह जाता है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि उन्होंने कम सिखाया होगा मेरे को या उनको ज्यादा सिखाया होगा। सॉल्यूशन यहाँ है कि उस बंदे ने सेल्फ स्टडी ज्यादा किया और इस बंदे ने सेल्फ स्टडी नहीं किया। बस डिफरेंस इतना ही है, क्योंकि एक क्लास में सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। कुछ बंदे पढ़ के सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ बंदे पढ़ के सेल्फ स्टडी करते ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? सही कहा सर। सर अभी मैं अगले सेशन में कंप्लीट होते हैं, ये सेशन 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसे रिमूव करता हूँ, अगले मीटिंग में करेंगे।